सभी को मेरा नमस्कार है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सब सही होंगे, अच्छे होंगे और मंगलमय होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, आज इसके विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के नाम से भी जानते हैं सिंपली, ठीक है। क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म भी पता है सबको, मीनिंग भी पता ही है, ठीक है। अब जीडीपी में हम कैलकुलेट क्या क्या करते हैं वो चीजें देखेंगे, ठीक है। पर उससे पहले राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? राष्ट्रीय आय हमें बताती है आर्थिक स्थिति। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बताने का काम हम कौन करता है? राष्ट्रीय आय करती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन का एक स्केल है, कौन है? वो है राष्ट्रीय आय। तो एक तरह का पैमाना है, ठीक है, और इंडिकेटर है जिससे हमें पता लगता है कि विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। अब उस स्केल को मापने के लिए हम क्या देखते हैं? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में हम दो चीजों को देखते हैं, पहला है हमारे पास वस्तुएं और दूसरा है सेवा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो जो भी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होंगी, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं हमारे पास, उसको हम जीडीपी में क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, ताकि हम राष्ट्रीय आय का आंकलन कर सके, ठीक है जी। अब इससे पहले तो जीडीपी में क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो दो ही चीजें हैं हमारे पास, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। उसका अंतिम मूल्य, ठीक है, फाइनल प्राइस, और कितने में? एक वर्ष के अंदर, ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है हमारे पास? वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य एक वर्ष के अंदर, ठीक है, और किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। क्लियर? अब एक वर्ष है तो भारत की अगर बात कर ले तो हमारा वित्तीय वर्ष उसमें कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027, ठीक है। तो हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो आरंभ होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। उसकी समाप्ति कब हो जाती है? 31 मार्च 2027 को। तो जीडीपी की जब भी बात करेंगे तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? पूरे ज्योग्राफिकल बॉर्डर की, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया में जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा, चाहे वो टाटा का होगा, चाहे वो होंडा का होगा, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, ए टू जी सब कुछ कैलकुलेट करेंगे हम जीडीपी के अंदर। क्लियर? अब जीडीपी में जाने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि प्रोडक्शन, क्योंकि जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट की जाएगी हमारे पास, ठीक है। जीडीपी एट एफसी और दूसरा होगा हमारे पास जीडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस। आइए फैक्टर कॉस्ट देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ साधनों की हमें जरूरत होती है, ठीक है। वो साधन कौन कौन से होते हैं? पहला साधन होता है उत्पादक, अर्थात एक्स को यदि हम उत्पादक मान लें, उत्पादक एक्स क्या है हमारे पास? उत्पादक है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर ये कोई बिजनेस करना चाहता है, व्यापार शुरू करना चाहता है, तो इसको सबसे पहले जरूरत होगी पूंजी की, ठीक है। तो इसको आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है पूंजी। पूंजी मतलब धन, पैसा, मशीनरी कहां से लाएगा? तो उस पूंजी के लिए ये क्या लेगा? ऋण, लोन लेता है। लोन कहां से लेगा? थ्रू बैंक या फिर अदर सोर्स, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो इन्होंने अरेंज कर लिया। तीसरा लैंड की बात आती है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो उत्पादक क्या करेगा? लैंड परचेज कर लेगा या फिर ऑन रेंट, किराए पे उसे लेगा, मतलब किराया देगा। और बैंक से जो इसने पूंजी ली है उसके बदले में क्या देगा? बैंक को क्या मिलेगा? बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज का भुगतान इसे देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये 100 रुपए का ऋण लेता है, कितने का? 100 रुपए का। तो अगर 10% के हिसाब से लगाएं और 10 किस्तें लगा दें तो हमारे पास कितना है? 110 रुपए बैंक को देगा। तो 100 प्लस 10, ये 10 क्या है हमारे पास? ब्याज, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने समझ लेना कि जब भी जीडीपी कैलकुलेट करनी है, अपने आप को देख लेना कि अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये एक्स है, तो एक्स को आवश्यकता है पूंजी की, तो उसके लिए वो बैंक के पास गया, बैंक से उसने लोन लिया और बाद में बदले में क्या देगा? उसे ब्याज देगा,
ठीक है। फिर लैंड ले ली इसने, ठीक है, तो कोई भी दुकान होगी वो इसने किराए पर ले ली, कोई भी दुकान, ठीक है जी, ये देसी घर हमारा, तो वो दुकान ले ली इसने। देन दुकान के बाद इसने शुरू किया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन है इसका पेन बनाने का। क्या बनाता है ये? पेन मेकिंग, पेन बना रहा है। तो प्रोडक्शन यहां पे शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी उत्पादन के लिए 4 साधनों का होना जरूरी है। पहला उत्पादक, ठीक है। अब उत्पादक ने जो व्यापार शुरू किया था, क्यों किया था? कारण था कि इसे 2 चीजों की संभावना थी। ये बोलता है कि अगर मैं बिजनेस शुरू करूं, व्यापार शुरू करूं, तो मुझे यहाँ पर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। चलो देखते हैं रिस्क। तो ये रिस्क टेकर है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो इसी के पास है, रिस्क टेकर, ठीक है। मतलब कि प्रोड्यूसर ही है, प्रोड्यूसर के अंडर ये 3 साधन काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उत्पादक मुख्य रूप है, ठीक है, और उसके अंतर्गत 3 तरह के साधन कार्यरत होते हैं, तभी किसी चीज का उत्पादन होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई प्रोड्यूसर को क्या मिलता है? उसको लॉस और प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब पूंजी, पूंजी कहां से लेगी? लिया था इसने, बैंक से ली थी, ठीक है। तो बैंक को बदले में क्या दे रहा था? ये इंटरेस्ट, तो उसे ब्याज मिलेगा, ठीक है। लैंड के बदले में देखा तो क्या मिलेगा? किराया, हर महीने इसे किराया देना ही पड़ेगा दुकान का। देन उसके बाद आती है लेबर, ठीक है। लेबर को मिलेगी तनख्वाह, क्योंकि काम करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग रखे होंगे, ठीक है। तो उनको ये क्या देगा? वेतन देगा, ठीक है। उसका भुगतान करेगा तो वेजेस मिल जाएंगे। तो ये छोटे से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। देन उसके बाद ये तो रहेंगे हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि अगर ये 4 चीजें जोड़ दी जाएं, प्रोड्यूसर प्लस कैपिटल प्लस लैंड एंड प्लस लेबर, तो एक पेन एक पेन बनाया जिसका मूल्य कितने का है? मान लेते हैं 25 रुपए का है। कितना? 25। अब 25 रुपए इसका क्या है? प्राइस है। और इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं कितने? 4 पेन। तो प्रोडक्शन कितना हुआ? 4 पेनों का उत्पादन हुआ। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100। तो 100 तो हमारे पास क्या आ गई? एफसी। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल, ये जीडीपी जो इसकी जीडीपी है हमारे पास, वो आ गई हमारे पास 100 रुपए। और ये 100 रुपए किसके ऊपर आई है? ये आई है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर फैक्टर कॉस्ट, अभी जो सामान है वो कंपनी में ही है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है। फैक्टर कॉस्ट में यदि इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो जीडीपी एट एमपी अगर बनाना है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा? जीडीपी एट एफसी प्लस आईडी इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एफसी हमारे पास 100 रुपीज आती है और प्लस 10 इज इक्वल टू 110। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। इसको बाद में और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ टर्म है जो मैंने यहां लिखी हैं, उसी को देख लेते हैं कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त निवल आय। ये भी जरूरी है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। तो क्या होती है? इनकम ऑफ NRI, ठीक है, एंड अदर्स, ठीक है। तो भारत से बाहर रहने वाले विदेशी नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, उनकी इनकम। और इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, भारत के अंदर अर्जित की गई आय किसके द्वारा? गैर निवासियों के द्वारा, जो भारतीय नहीं है। उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है और उसे कहा जाएगा विदेशों से प्राप्त निवल आय। तो इसी के आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमारी जीडीपी एट एफसी, ध्यान रखिएगा, जीडीपी एट एफसी हमारे पास कितनी आ गई? अब 100। अब शुरू करेंगे हम कहा? क्या? जीडीपी एट एमपी। तो हमारा टॉपिक यहीं से होगा, तो इसी में हम क्या कर लेंगे, और टॉपिक को इसी में जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी और एनएनपी एमपी को स्टडी करेंगे। ओके।